हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरह से नक्श बार बार ऑफिसर अवंतिका को देखता है और बार बार क्यों शॉक्ड रह जाता है। ऑफिसर अवंतिका के नक्श को देखने पर क्या वार्निंग दी जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। डॉक्टरों ने बुलेट तो निकाल दी थी, लेकिन चूंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, इसलिए डॉक्टर ने एडवाइस दी कि नक्श को आज की रात हॉस्पिटल में ही बितानी चाहिए, जिससे वो नक्श को ऑब्जर्व कर सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे खून भी चढ़ा सके। लेकिन नक्श इसके लिए राजी कहाँ था। अवंतिका मैडम देखिए ना, आपके कहने पर मैं हॉस्पिटल आया, गोली भी निकल गई है, अब तो मुझे कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता, तो फिर हॉस्पिटल में क्यों रहना पड़ेगा। मैं तो एकदम ठीक हूँ। हॉस्पिटल को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। इनकी सारी टैक्टिक मुझे समझ में आती है। सर खुजाती हुई नक्श ने कहा, नक्श क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम कोई बात सुनते क्यों नहीं हो? अवंतिका को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। डिसअपॉइंटेड होते हुए उसने कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पास भी दवाइयों का अच्छा खासा कलेक्शन है, मैं भी तुम्हें ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। आपको तो मुझसे पैसे नहीं चाहिएंगे ना? मजाक करते हुए नक्श ने शट अप, अवंतिका ने गुस्से से जवाब दिया। और अवंतिका को अचानक से एहसास हुआ कि वो नक्श के लिए कुछ ज़्यादा ही कंसर्न हो रही है। उसका खुद का तो एक बॉयफ्रेंड है और नक्श भी शादीशुदा है। ड्राइव करते हुए नक्श अवंतिका को ही देख रहा था। मुस्कुराते हुए नक्श को पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई थी। और क्या इस समय पर आपके घर चलना मेरा ठीक होगा? अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल में रुकना नहीं है तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ ना। ये बोलते हुए अवंतिका ने बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और अपनी छाती से चिपका दिया। अवंतिका के सेक्शन से उसका क्लीवेज दिखने लगा और ये देखते हुए नक्श कोई होश उड़ गए। डिफिकल्टी के साथ नक्श ने बड़ी मुश्किल से अपने सलाइवा को गले से नीचे उतारा और ड्राइविंग पर फोकस किया। अवंतिका ने नक्श की नज़रों को आसानी से पढ़ लिया था और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। अवंतिका ने नक्श की नज़रें फेरते हुए कहा, नक्श अगर तुमने अब दोबारा से मुझे देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। ये सुनते हुए नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन नक्श ने फिर से अवंतिका को देखने की हिम्मत नहीं की थी। नक्श पहले भी एक बार अवंतिका घर जा चुका था, इसलिए वो उसे घर की लोकेशन अच्छे से पता था। करीब 1 घंटे के बाद अवंतिका ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। उसके पास अपने जूते उतारने का भी समय नहीं था। तुरंत ही वो अपने बेडरूम में गई और फर्स्ट चेस्ट बॉक्स बाहर निकाला। नक्श आराम से सोफे पर जाकर लेट गया था। हॉस्पिटल में तो सिर्फ नक्श के कमर का घाव का ट्रीटमेंट हुआ था, सर के घाव का क्या। नक्श और अवंतिका दोनों ही भूल चुके थे, लेकिन कार में अवंतिका को याद आ गया। यही वजह है कि उसने घर में आते ही सबसे पहले फर्स्ट चैट बॉक्स बाहर निकाला है। और तो और थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम्हें सहन करना भी पड़ेगा। अब अवंतिका ने फर्स्ट चेक बॉक्स को जमीन पर रखा और नीचे बैठकर नक्श के सर पर लगी चोट को बिल्कुल देखने लगी। ओह गॉड, तुम्हारे तो सर का बहुत ही बुरा हाल हुआ है, मुंह बनाते हुए अवंतिका ने कहा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना टॉर्चर करना है करो। मजाक करते हुए नक्श हंसने लगा था। अवंतिका ने अपना फर्स्ट चेस्ट बॉक्स बाहर निकाला और कुछ दवाइयाँ बाहर निकालते हुए नक्श के घाव का ट्रीटमेंट करने लगी थी। 1 मिनट, क्या तुम्हें घाव का ट्रीटमेंट करना आता है? ये बोलते हुए नक्श ने पीछे मुड़कर देखा। हालांकि उसकी टोन कुछ ज़्यादा ही तेज थी, लेकिन ये क्या? जैसे ही नक्श ने पीछे देखा वैसे ही वो शॉक्ड रह गया और अवंतिका की छाती ठीक उसकी आंखों के सामने थी। ये देखकर नक्श पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें इतना कुछ सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अवंतिका ने इस बार भी नक्श की नज़रों को पकड़ लिया था, लेकिन चूंकि वो उसके सर के घाव पर दवाई लगा रही थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो नक्श के घाव को जोर से दबाने लगी। दुख रहा है, थोड़ा आराम से करो। ये बोलते हुए नक्श की चीख निकल गई। मैंने तुम्हें कार में कहा था ना कि अगर तुमने मुझे दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ अवंतिका ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और है ही कौन? तुम्हें नहीं देखूंगा तो फिर किसे देखूंगा? डिप्रेस होते हुए नक्श ने कहा, तो फिर उधर उधर मत देखो ना। ये बोलते हुए अवंतिका का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया था। मैंने उधर उधर देखा ही कहा। नक्श ने भी कन्फ्यूज होने का दिखावा किया। तुम्हें सब पता है होशियार। जल्दी से अवंतिका ने नक्श के सर पर पट्टी बांधी और लंबे समय के बाद वो दोनों सोफे पर ही बैठे रहे। तभी अचानक से नक्श का फोन बजने लगा। नक्श, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उस समय क्या सोच रहे थे?
जो छोटी बच्ची के लिए गोली खाना तुमने प्रेकर किया? झिझकती हुई अवंतिका ने पूछा। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, बस मुझे लगा कि मुझे गोली खानी चाहिए। अगर उसे गोली लगती तो उसकी जान को खतरा होता। मेरा क्या है, मैं तो पूरी तरह से यूजलेस हूँ, कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा। हालांकि नक्श के शब्दों ने अवंतिका के दिल में एक अलग ही जगह बना दी थी। नक्श बहादुर और निडर था, सही और गलत का फैसला भी बहुत अच्छे से करना जानता था और साथ ही साथ बहुत काइंडनेस भी था। अवंतिका नक्श के साथ रहकर उसे अब और भी ज़्यादा करीब आने लगी थी। तुम्हें आज काफ़ी इंजरीज हुई है और ऊपर से तुम सुबह से बाहर हो, काफ़ी थक भी गए होंगे। अभी इतना लेट भी नहीं हुआ है कि तुम अपने घर नहीं जा सकते। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भी आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अवंतिका ने कहा। तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? अंदर ही अंदर नक्श को ऐसा लगा जैसे उसके साथ अन्याय हो रहा है। जब तुम्हें पता है कि मैं इतना इंजर्ड हूँ तो तुम मुझे अपने घर कैसे भेज सकती हो? मेरे घर पर मेरी बीवी है, जब वो ये सब देखेगी तो मैं उसे क्या एक्सप्रेशन करूँगा? तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहना चाहती हो? अवंतिका ने ना चाहते हुए भी पूछा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर पहले सोया नहीं हूँ, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई में सेमलिस्ट हो। और अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो नक्श को कैसे डिस्क्राइब करे। अवंतिका मैडम, आज लोगों को बचाते हुए मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ। अगर मुझे कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दे सकती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक रात के लिए मुझे आप अपने घर में रख ही सकती हैं। क्यों, क्या मैं कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ? बेशरम होते हुए नक्श ने कहा। अवंतिका ने भी गहरी सांस ली, जैसे मानो उसने आज मन ही मन को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़े। तुम्हारी एक्टिविटीज़ इस लिविंग रूम और बाथरूम तक ही लिमिटेड रहेंगी, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं फिर तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। ये बोलने के बाद अवंतिका ने फर्स्ट चैट बॉक्स का सारा सामान समेटा। क्या तुम अच्छे से बात कर सकती हो? मेरी एक बीवी है, अगर दूसरे लोग तुम्हें सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। नक्श अवंतिका को ही देख रहा था। अवंतिका फालतू की बातों में पड़कर नक्श के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो पीछे मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। कपड़े चेंज करने के बाद नहाने वॉशरूम में चली गई, क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा फ्रोस्टेड ग्लास का था। नक्श जो सोफे पर आराम से बैठा था, उसने अवंतिका की परछाई दिखाई दे रही थी। नक्श को अवंतिका के सुडौल शरीर के दर्शन भी हो गए थे। अचानक से नक्श के दिमाग में अवंतिका के वो सारे एक्शन दौड़ने लगे थे और एक बार फिर से नक्श का शरीर बिजली की तरह कँपाने लगा था। बहुत डिफिकल्टली के साथ नक्श ने अपने सलाइवा को गले से नीचे उतारा। अभी नक्श सीन को एंजॉय कर ही रहा था कि तभी अचानक से नक्श का फ़ोन बजा। दरअसल मिस जूली नक्श को मैसेज कर रही थी। दोपहर से लेकर अब तक कम से कम 100 बार मैसेज कर चुकी थी। क्या फिर से शॉप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है? नक्श ने मन ही मन सोचा और डिसाइड किया कि उसे कॉल करना चाहिए। जल्दी कॉल कनेक्ट हुआ और मिस जूली ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नक्श, फाइनली तुमने मुझे मैसेज पढ़ ही लिया। अरे आज मैं कहीं फंस गया था। नक्श ने सीधे सीधे जवाब दिया। क्या हो गया है? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? कंसर्न दिखाते हुए मिस जूली ने पूछा। ये सुनते ही नक्श के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान आ गई। क्या बात है, आप मुझे इतनी लेकर कंसर्न क्यों हो रही हैं? मिस जूली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे प्यार हो गया है? नक्श को नहीं पता, लेकिन ये सुनने के बाद फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस जूली का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। सपने देखो सपने। हालांकि मिस जूली के चेहरे से ये शब्द बाहर तो आए, लेकिन यह बोलते हुए मिस जूली बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। परेशान मत हो, पहले बार मैटर तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है। ये बोलते हुए अचानक से बहुत कुछ याद आ गया। अच्छा, परिवार तो बहुत सदियों से एंटी करप्शन की पुरानी चीज़ों का काम कर रहा है, तो क्या आपके पास कोई किताब है जिसमें पुराने ज़माने की दवाइयों के बारे में कुछ लिखा हो? उस ज़माने में तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ही होती थी। इस सब कुछ बारे में तुम्हें क्यों पूछ रही हो? अब तुम्हें जड़ी बूटियों का भी इंटरेस्ट आ गया है क्या? हल्के फुल्के डाउट के साथ मिस जूली ने कहा। मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन पापा के स्टोरेज में मिल ही जाएगा। क्यों, तुम्हारे लिए क्यों चाहिए? इससे पहले कि कोई जवाब देता, उसे फ़ोन पर दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय ऑफिसर अवंतिका, जो नहा चुकी थी, वो अपने बाल सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। तुम किससे बात कर रही हो? अवंतिका ने धीमी आवाज़ में पूछा। मिस जूली, क्या आप उन्हें जानते हैं ना? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। मैंने उनसे कहा है कि मुझे एशियंट ज़माने की दवाइयों के बारे में जानना है। ऐसी कोई किताब है तो मुझे बताओ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मिस जूली को भी जानते होंगे।
वैसे तुम्हारी ऐसी किताब का क्या करना है? अवंतिका ने पूछा। तुरंत ही नक्श ने अपनी जेब से शीशी बाहर निकाली। उस शीशी में 5 गोलियाँ थीं। अच्छा, अब तुम इन गोलियों को बेचने का धंधा शुरू करने वाले हो क्या? वैसे भी स्मॉल पेज में तो शुरू ही कर चुकी हो। नक्श को समझ नहीं आया कि अवंतिका ने ये सब उसका मजाक बनाया या फिर तारीफ की कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या चाहती हो? धीमी आवाज़ में नक्श ने कहा। नक्श की आंखें अवंतिका के किवी फिगर पर जाकर अटक गई थी। 1 मिनट नक्श कौन से प्लान की बात कर रहा था? क्या वो दवाइयों वाला प्लान है या फिर वो गोलियों वाला प्लान? क्या नक्श अवंतिका के सामने अपना प्लान खोलकर रखने वाला था या फिर अवंतिका की फिगर को ध्यान से देखने के चक्कर में बस उसे उलझने की कोशिश कर रहा था? देखते हैं आगे क्या होता है। ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन आज नहीं कल। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे पहले आराम करना है। ये बोलने के बाद अवंतिका पीछे मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया था। उसी समय मिस जूली की आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी। नक्श, क्या तुम लाइन पर हो? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? भले ही कुछ भी हो जाए, मैं तो हमेशा ही आपके आसपास रहूँगा, नक्श ने मिस जूली को परेशान करते हुए कहा। ये सुनते ही मिस जूली का चेहरा फिर से लाल हो गया था। बोलते हुए भी काफ़ी नर्वस नज़र आ रही थी। मुझे 2 छोटी किताबें मिली हैं, लेकिन पता नहीं ये तुम्हारे किस काम की हैं। क्या तुम्हें अभी चाहिए? अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं कल आकर आपसे मिलता हूँ, खुश होते हुए नक्श ने कहा। ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। डिसअपॉइंटेड होते हुए मिस जूली ने कॉल कर दिया। हालांकि आज मिस जूली ने जिस अंदाज में बात की वो नक्श को भी काफ़ी अजीब लगा, लेकिन नक्श के पास ये सब सोचने का ज़्यादा समय नहीं था। उसके सर पर ऑलरेडी बहुत टेंशन थी। रात का समय जल्द ही बीत गया। जब अब अवंतिका सुबह उठी तो नक्श बाहर जा चुका था। भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में नक्श ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ सेक्रेटरी नंदिता की दी हुई इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, एक ही दिन में भानुशाली ग्रुप की शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपये उड़ गई थी। आज सुबह जैसे ही शेयर मार्केट खुला वो फ्रीजिंग के साथ नीचे आ गया था। सर, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारी कंपनी इतना लोड नहीं उठा पाएगी। हमारे रिसोर्सेज अब खत्म होने लगे हैं, परेशान होते हुए सेक्रेटरी नंदिता ने कहा। भले ही हम लोड नहीं उठा पा रहे, लेकिन हमें लोड उठाना ही पड़ेगा। नक्श उस इन्फॉर्मेशन को टेबल पर फेंका। भले ही कुछ भी हो जाए, हमारी कंपनी को फाइट करना ही पड़ेगा। कंपनी के पास लिक्विड कैपिटल कितनी है, सारे फंड्स उसमें डाल दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भानुशाली परिवार की भूख कितनी बढ़ गई है। आखिर नक्श अब क्या करने का सोच रहा था? क्या लिक्विड कैपिटल उसके पास एक आखिरी रिसोर्स था? क्या इससे कोई बात बनेगी या फिर भानुशाली ग्रुप के शेयर्स नीचे और गिर जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा इस कहानी में? अगर ऐसा हुआ तो क्या भानुशाली ग्रुप डूब जाएगा? सोचने वाली बात है कि भानुशाली परिवार के साथ अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया था? कौन है इसके पीछे? क्या उसका और नक्श का कोई मुकाबला होगा? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।